सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, डैट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। इसमें हम लोग विभिन्न जो मानव तंत्र है उनके बारे देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बोले तो मानव पाचन तंत्र से, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके तहत जितने भी जो मानव तंत्र है उनको देखेंगे। अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन को, उसमें भी हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन को देखा है। प्लांट न्यूट्रिशन हमारा अभी भी बाकी है, लेकिन चूँकि हम अभी मानव तंत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसी श्रेणी में अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव तंत्रों को जारी रखना उचित समझा। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाए करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम, बोले तो मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसके अंदर जो मानव तंत्र है, इसके अंदर हम लोग जितने भी जो तंत्र है उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके फिजियोलॉजी, इसके अंदर जो सर्वप्रथम है हमारा इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे कि पाचन तंत्र बोलते हैं। सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड वन इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। फोर्थ वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिफ्थ वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिक्स्थ वन इज नर्वस सिस्टम। सेवेंथ वन इज स्केलेटल सिस्टम। और लास्ट वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो कुल मिलाकर 8 विभिन्न सिस्टम के बारे में, 8 विभिन्न तंत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी मानव पाचन तंत्र, ठीक है। हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, चाहे मतलब टीसीएस जो भी एग्ज़ाम जो लेती है, एसएससी का या फिर रेलवे का, क्योंकि यही 2 प्रमुख एग्ज़ाम हैं, ठीक है। इसी के क्वेश्चंस पैटर्न को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फॉलो हुआ है अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम, हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी वन ऑफ द टॉप 2 या टॉप 3 में है, लेकिन सर्वप्रथम सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से ही चीज़ों को शुरुआत करा है, ये मैं आपके सामने मैं पहले बात रख दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग आप शुरुआत कर रहे हैं जैसे लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में जो हमारा ये जो कुछ सिस्टम है, न्यूट्रिशन तो जो हमने पढ़ ही लिया, इसके अलावा जो ये जो हमारा सिस्टम है, 5 सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी श्रेणी में जो हमारा है, पहला है डाइजेशन, दूसरा है रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज एक्सक्रेशन, फोर्थ वन इज रेस्पिरेशन, ठीक है, या फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ये सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर डाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज डाइजेशन? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन का जो हिंदी जो मीनिंग होता है दैट इज पाचन, पचना, खाना का पचना, ठीक है, और पाचन तंत्र। तो सर्वप्रथम हमें ये समझना पड़ेगा कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन बेसिकली क्या है कि डाइजेशन एक पहली बात तो एक किस तरह का प्रोसेस है, ये बेसिकली एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक,
कैटाबॉलिक प्रोसेस में मतलब क्या होता है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो ब्रेकआउट होते हैं किसमें, सिंपलर फूड सब्सटेंस में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी कैटाबॉलिक प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस ब्रेकआउट होते हैं सिंपलर फूड सब्सटेंस में। कॉम्प्लेक्स फूड इसमें ब्रेकआउट होते हैं सिंपलर फूड सब्सटेंस में, ठीक है। और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए होती है। और ये जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन जो है, ये पहली बात तो ये मतलब एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारा जो पूरा प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर को तोड़ने में, इसमें 2 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं डाइजेशन के दौरान। दैट इज़ वन इज़ मैकेनिकल एंड अनदर वन इज़ बायोकेमिकल। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या कि डाइजेशन क्या है। तो अब जब हम इसी प्रक्रिया के बारे जब हम पूरा स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन, तो वो किसके अंदर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। इसी डाइजेशन को जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग किसको पढ़ना पड़ता है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना पड़ता है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो डाइजेशन है, ये 5 स्टेजेस में अपना कार्य करता है, ठीक है, 5 स्टेजेस में अपना कार्य करता है। पहला होता है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं, इदाद, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, इदाद। इसमें से हर एक अल्फ़ाबेट का आप अपना अपना मीनिंग है। जैसे I फॉर इंजेशन, सर्वप्रथम जो पहला स्टेप जो होता है हमारा क्या होता है, इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एसिमिलेशन, सॉरी इट इज एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, और इसमें जो लास्ट प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं डिफेकेशन, या हम लोग इसे इजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इंजेशन का मतलब होता है कि फूड को इंटेक करना, ठीक है, फूड ग्रहण करना, इंटेक ऑफ फूड। तो डाइजेशन का मतलब होता है जो भी जो फूड है, जो हमने भोजन किया है, उसका मतलब पचना, और उसका जो पचने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड टेकन। किसका होगा, जो भी फूड हमने इंटेक करा है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि हमारा जो फूड हमने जो लिया है उससे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये कहाँ काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी हमारा जो सब्सटेंस हमने अभी एब्जॉर्ब करा, इसके जस्ट पहले स्टेप में अब एब्जॉर्ब सब्सटेंस वेरियस सेल्स को एनर्जी के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो होते हैं एनर्जी के फॉर्म में विभिन्न सेल्स के पास पहुंचते हैं, और जिससे हमारा बॉडी फंक्शन आउट करता है। और डिफिकेशन हो गया, इजेशन हो गया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इस प्रक्रिया के दौरान बच जाते हैं उनको हम लोग अपने बॉडी से एक सिस्टम के द्वारा निकाल देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिलीज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। और वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब इस प्रक्रिया के दौरान इंजेशन से लेकर लास्ट वन एसिमुलेशन तक जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है उसको हम लोग डिफिकेशन या इंजेशन के द्वारा अपने बॉडी से निकाल फेंकते हैं। देखिए ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसकी शुरुआत जो होती है यहाँ माउथ से होती है, माउथ से होती है, और ये जो खत्म होता है ये आपका एनस पे होता है, ठीक है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरुआत होती है, दैट इज फ्रॉम, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है स्टार्ट, और एंड होती है हमारे एनस पर, ठीक है। अब हर एक पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे माउथ हो गया, ठीक है, माउथ कैविटी के अंदर हमारा टीथ हो गया, ठीक है। और इसोफेगस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फेरिंग्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। स्टमक के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। रेक्टम के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ते हैं। सो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है,
डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम जो शुरुआत होती है डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, ये शुरुआत होती है माउथ में, यानी हमारे मुख में, मुंह में, ठीक है। और यहाँ पर भी सबसे प्रथम जो सब्सटेंस जो सबसे पहले जो डाइजेस्ट होता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे हमने बहुत ही व्यापक तौर पर अपने पिछले क्लास यानी न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये आपको याद ही होगा, क्योंकि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो माउथ में शुरुआत होती है डाइजेशन, और माउथ में भी कौन से न्यूट्रिएंट की सर्वप्रथम डाइजेशन होता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और ये जो माउथ में जो डाइजेशन जो संभव हो पाता है, ये किसके द्वारा हो पाता है, ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा संभव हो पाता है, तो दैट इज़ ड्यू टू सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। और इसमें जो 3 ग्लैंड इसके होते हैं, ठीक है, इसके 3 ग्लैंड होते हैं। पहला ग्लैंड है दैट इज पैराटॉइड, दूसरा है सबमैक्सिलरी, और लास्ट वन इज सबलिंगुअल। ठीक है, पैराटॉइड ग्लैंड जो होता है, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है, ये हमारे फेस के साइड मतलब रहता है, ठीक है, लाई ऑन फेस साइड। इसका डायग्राम भी हम आपको दिखा देंगे। वहीं सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होता है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सैलिवरी ग्लैंड का लोकेशन हमारे बॉडी में किस जगह पर होता है, ठीक है, तो ये हमारा होता है अंडर फ्रंट पार्ट ऑफ टंग। ठीक है, हमारा जो जिह्वा जो होता है, ठीक है, उसका जो अग्री भाग जो होता है, मान लीजिए ये हमारा जो जीभ है, ठीक है, तो ये हमारा जो अगला भाग है इसके ठीक नीचे होता है, ठीक है। इसके लिए तो मुझे अब 3D पिक्चर बनाना पड़ेगा, वो तो इसमें संभव नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए, यदि जिह्वा है तो ये मैं आपको ऊपर वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, इसके जस्ट नीचे में क्या होता है, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड होता है। लास्ट वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हमारा जो लाई एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ, हमारा जो निचली ठुड्डी होती है, ठीक है, उसके ये एंगल में ये मिलेगा आपको। ये देखिए, ये हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर को, इसको ही हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं, सब मैक्सिलरी। यहाँ पे देखिए पैराटॉइड ग्लैंड, ये फेस के साइड में हमारा लाई कर रहा है। अनदर वन इज दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कि हमारा जो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है, ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है, वहाँ पे लाइट करता है। अब सबलिंगुअल ग्लैंड लाइट एट लोअर जॉ, देखिए हमारे जो ठुड्डी है इसका जो लोअर जॉ में ये लाई कर रहा है। तो ये तो हमारा हो गया ग्लैंड। यही तीनों ग्लैंड जो होते हैं जो कि डाइजेशन के दौरान हमें हेल्प करते हैं। और कैसे हेल्प करते हैं, बाय रिलीजिंग एंजाइम। सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, ये एंजाइम रिलीज करते हैं, और यही क्या होता है, फिर डाइजेशन में मदद करता है। और एक चीज़ हो गया, ये जो हमारे जो मुख में जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जो सर्वप्रथम जब जैसे ही फूड हमारे मुख में जाता है, ठीक है, हमारा जो माउथ है ये सैलिवा रिलीज करता है, ठीक है, हमारा जो एज सून एज द फूड वीट इनटेक आवर माउथ रिलीजेस, मतलब क्या, सैलिवा, ठीक है। ये हमारा जैसे ही मान लीजिए ये हमारा माउथ है, फूड आता है तो ये हमारा क्या रिलीज करना लगता है, सैलिवा, ठीक है। सैलिवा क्या करता है कि जो हमने जो भी खा रहे हैं, जो भी ठोस पदार्थ है, उसको ये सॉफ्ट बनाने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें जो सैलिवा होता है किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है, तो इसमें आपका पहला तो वाटर, दूसरा साल्ट, तीसरा म्यूकिन, और एक टाइलिन नामक एंजाइम इसमें मौजूद होता है, ठीक है। और ये टाइलिन एंजाइम का और एक काम ये है कि ये जो स्टार्च और ग्लाइकोजेन को ये माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है, स्प्लिट्स स्टार्च और ग्लाइकोजेन को किस में तोड़ता है, ये माल्टोज में, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सैलिवा। ये भी आपसे पूछा गया सवाल है कि सैलिवा किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो डैट इज वाटर, पानी, नमक, म्यूकिन एंड टाइलिन नामक एंजाइम से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
जो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे जो पार्ट्स जो हमने आपको दिखाए, अब इनको बारी बारी से हम लोग बाइफरकेट करेंगे और पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो इसकी जो शुरुआत होती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो शुरुआत से लेकर अंत तक रहता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये शुरुआत से लेकर, ये देखिए यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये अंत पूरा एनस तक जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये बेसिकली ये लॉन्ग एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि माउथ से एनस तक जाता है, माउथ टू एनस। और इसकी जो लंबाई जो होती है ये 9 मीटर होती है, 9 मीटर, मीटर में, और फीट में यदि बात करें तो ये 33 फीट लंबा होता है, ठीक है। अब ये फर्दर पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल ऐसा नहीं कि पूरा लंबा है तो वो एक ही पार्ट में होगा, वो फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, उसी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम इसको हम लोग बांटते हैं, इसके अंदर कौन कौन से हमारे पार्ट्स आते हैं उसको देख लेते हैं। पहला तो हमारा आता है माउथ, दूसरा आता है हमारा वोकल कैविटी या ओरल कैविटी भी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है इसमें आपका ओइसोफेगस, ओइसोफेगस ये भी आपका जो है ना पूछा हुआ सवाल है टीसीएस के द्वारा। इसके बाद आता है स्टोमक, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट वन इज एनस, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से बाइफरकेट करेंगे और शुरुआती करेंगे दैट इज फ्रॉम द माउथ। जस्ट ए सेकेंड। तो हम लोग देखते हैं इसमें माउथ के बारे में। माउथ वो जगह है जहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और डाइजेशन की जो शुरुआत कहाँ होती है, यही हमारे माउथ में होती है, ठीक है। डाइजेशन बोले तो पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। और इसमें भी जो सर्वप्रथम जो माउथ में कौन सा न्यूट्रिएंट सर्वप्रथम डाइजेस्ट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स टू बी डाइजेस्टेड। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ये हो गया माउथ के बारे में, ठीक है। माउथ के अंदर और एक चीज होता है दैट इज ओरल कैविटी। माउथ के अंदर हमारा क्या होता है, एक ओरल कैविटी होता है जो कि हमें फूड को ग्रहण करने में या इंटेक करने में मदद करता है, ठीक है। इंजेस्ट फूड, तो इसमें हम लोग जब ओरल कैविटी की ओर बढ़ते हैं तो उसके बाद ओरल कैविटी को हम लोग इसमें थोड़ा देखते हैं। और ओरल कैविटी में भी जो मेन कंपोनेंट है दैट इज टीथ। ओरल कैविटी में भी जो मेन कंपोनेंट है
टीथ, दांतों के बारे में देखते हैं। ठीक है, दांत के बारे में देखते हैं उससे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं दांत का जो डायग्राम है, पार्ट्स ऑफ जो माउथ के अंदर जो दांत का जो डायग्राम है ये है। ये हमारा जो सबसे ऊपरी पार्ट है दैट इज़ एनिमल। हर एक जो भी जो पार्ट्स है टूथ के उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, टूथ के बारे में देखिए, टूथ जो हमारा जो होता है ना, हमारे 4 तरह की दांतें होती है। हमारे जो मुख में 4 तरह की दांतें होती हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक मैं आपको देता हूँ, डैट इज़ ICPM। ठीक है, मैंने PM को देखा, यानी मैंने प्रधानमंत्री को देखा। I स्टैंड्स फॉर इंसीजर, C स्टैंड्स फॉर कैनाइन, P स्टैंड्स फॉर प्रीमोलर एंड M स्टैंड्स फॉर मोलर। ठीक है, ये 4 प्रकार की जो दांतें हैं हम मानव मुख में पाई जाती हैं और इनका एक रेशियो होता है, इनका एक फार्मूला होता है। ठीक है, उसी बेसिस पर ये हमारे मतलब संख्या इनकी निर्धारित होती है, डैट इज़ 2 1 2 3। ठीक है, ऊपरी भाग में 2 1 2 3 रेशियो में होंगे, 2 1 2 3 रेशियो में होंगे। अब इसको आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका जो कुल संख्या जो आएगा डैट इज़ 32। अमूमन जो नॉर्मल जो ऐसा कहा जाता है कि 32 दांतें होती हैं, लेकिन ऐसा जनरली देखने को मिलता नहीं कि सभी 32 दांत हों। लेकिन हाँ, 32 दांत का मतलब हमारा जो ओरल कैविटी की जो संरचना की गई है ये 32 दांत के हिसाब से की गई है। ठीक है, तो उसी हिसाब से फार्मूला दिया गया है। देखिए, 2 ऊपर में आप जोड़िएगा, जब 2 1 3 2 5 3 8 आएंगे, नीचे में आएंगे 8। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई करिए 2 से, ये हो जाएगा 16 और नीचे में 16, यानी ऊपरी भाग में आपका 16 टीथ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। और ये जो फार्मूला है ये एडल्ट टीथ पर लागू होता है, जब आपके सारे दांत आ जाते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा सा फार्मूला थोड़ा सा वेरी करता है, क्योंकि उनमें जो कुछ दांतें होती है शुरुआती सालों में नहीं आती है, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा हो गया अपर पार्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया अपर पार्ट, ये हमारा हो गया लोअर पार्ट। अब यहाँ पे जो हमने जो दांतें आपको बताई, ये एक साइड ऐसे रहते हैं 8, और फिर वही चीज़ रिपीटेशन मोड में इस साइड रहेंगे। यहाँ पे आपके 16 दांत निकल गए, फिर यहाँ पर आप एक साइड वो इस फार्मूला पे रहेंगे 2 1 2 3, फिर वही आपको रिपीट हो जाते हैं। तो इन दिस वे ये 32 टीथ होते हैं हमारे दांत में। ठीक है, 2 1 2 3 इसका जो डेंटल फार्मूला इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेंटल फार्मूला। इट इज़ कॉल्ड डेंटल फार्मूला। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ह्यूमन टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होता है, डैट इज 21 23 याद रखिएगा, 2 1 2 3। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज़ हमें यह देखना है कि कौन सी दांतें कब कब कैसे कैसे करके आती हैं। तो जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग पहले टीथ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, टीथ के बारे में देख लेते हैं। टीथ का जो सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, दैट इज एनेमल। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और जो यही वो सब्सटेंस है, जब ये प्रभावित होता है तो हमारा जो क्या होता है, दांत जो होता है ये सड़ना शुरू हो जाता है। और यही जो सब्सटेंस है ये डेंटिन को कवर करता है। देखिए यहाँ पे डेंटिन, ये क्या है, येलो सब्सटेंस है। ठीक है, येलोई सब्सटेंस, पीला टाइप का ये होता है, येलोई सब्सटेंस। आपसे ये पूछ सकता है कि डेंटिन को कौन कवर करता है, तो डेंटिन को कवर करने वाला कौन होता है, दैट इज एनिमल। और एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन और इन आवर बॉडी। ठीक है, इसलिए देखा गया है कि जब भी हम मीठा खाते हैं या फिर कोई चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण या फिर जिससे कि बैक्टीरिया और एसिड हमारे मुंह में मतलब प्रोड्यूस होते हैं, और यदि उनका हमने सही समय पर सफाया नहीं किया, सही तरीके से हमने कुल्ला नहीं करता है, तो ये हमारा जो एनिमल जो क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है दांत का। ये जितना सुरक्षित रहेगा, ये जितना मजबूत रहेगा, उतना ही मजबूत हमारे दांतें होंगी। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो इसके कारण क्या होता है, ये हमारा जो कवरिंग जो होता है ना, ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। ये जो चूंकि ये हार्ड सब्सटेंस है, अब ये हार्ड सब्सटेंस यदि सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे इसी हिसाब से हमारे जो दांतें हैं ये सड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, या फिर यूँ कहिए कि जब भी हमारे दांतों में बैक्टीरिया के सेल्स हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया के सेल्स हो गए, या फिर फूड पार्टिकल्स चिपके रह जाते हैं, तो वो फिर प्लेग का रूप ले लेते हैं। किसका? प्लेग। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि पाई जाती है, इसमें दांतों में पीलापन आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। ये हमारा हो गया, देखिए, रूट कनाल। ये दांत की जड़ें होती है, और इस पर एक बार सवाल पूछा गया है कि रूट कनाल को कवर कौन करता है, तो दैट इज सीमेंटम। ठीक है, सीमेंटम किसको कवर करता है? रूट कनाल को कवर करता है।
जैसा कि डेंटल फार्मूला हमने जो बताया ये एडल्ट टीथ के लिए है, ठीक है, दैट इज़ 2123 बट इट डजेंट वैलिड फॉर द बेबी टीथ। बच्चों के लिए, खासकर नवजातों के लिए ये होता है 2120। अब इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा दांत नहीं होता है, तो दैट इज़ उसमें मोलर टीथ नहीं होती है, ठीक है। ये जो 2123 का जो फार्मूला है ये वैलिड करता है किसके साथ, ICPM, I इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर और M फॉर मोलर। तो मोलर में यहाँ पर क्या बैठ रहा है, 0 बैठ रहा है, यानी इससे ये पता चलता है कि जो बच्चों के दांतें होती हैं उसमें कौन सी दांतें एब्सेंट होती हैं, दैट इज़ मोलर, ठीक है। अब इसमें भी जो दो दांतें जो होती हैं प्री मोलर और मोलर, इनको चिक टीथ हम लोग बोलते हैं। प्री मोलर और मोलर को हम लोग चिक टीथ बोलते हैं, चिक टीथ, प्री मोलर प्लस मोलर का हम लोग चिक टीथ बोलते हैं। अब इसमें हम बताते हैं कि जो हमारे जो दांतें हैं, जो इंसीजर हो गया, कैनिन हो गया, प्री मोलर हो गया, मोलर हो गया, इनका जो फंक्शन जो होता है ना ये अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे इंसीजर जो टीथ होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसीजर जो टीथ होता है, जैसे इंसीजर का काम क्या होता है कि फूड को कट करना, ठीक है, कट करना, या फिर ये हमारे स्माइलिंग टीथ के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जब भी हम मुस्कुराते हैं तो सर्वप्रथम जो हमारा जो दांतें जो बाहर निकल कर आती है, हमारी मुस्कुराहट में भी एक अपना हिस्सा अपना प्रदान करती है, दैट इज़ इंसीजर टीथ, ठीक है। और इसको बेबीज़ फर्स्ट टीथ भी बोलते हैं, यानी बच्चों में सर्वप्रथम इंसीजर टीथ ही पहले आते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बेबीज़ फर्स्ट टीथ, ठीक है। इंसीजर देखिए कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऐसे है, ऐसे ये दांत इस तरह का टीथ मिलेगा, ठीक है, इंसीजर। नेक्स्ट वन इज कैनिन। कैनिन टीथ का काम क्या होता है, ये शार्प होते हैं, देखिए कैनिन, आप कैनिन को याद रख सकते हैं कार्निवोरस एनिमल से, ठीक है, कार्निवोरस या मांसाहारी जीवों से आप इसे जोड़कर याद रख सकते हैं, क्योंकि मांस खाने के लिए क्या होता है, नोकील, आपके दांत में नोकीलापन होना चाहिए, तो ठीक आप इसे याद रख सकते हैं कि जो कैनिन टीथ होता है ये क्या होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, ठीक है, नोकीले टीथ होते हैं, ठीक है। और ये इंसीजर के पीछे होते हैं, बिहाइंड इंसीजर, जो कि इसका काम क्या होता है, एक तो कट करना प्लस चीज़ों को फाड़ना, ठीक है। दूसरा है प्रीमोलर। कैनिन टीथ जो होते हैं ये देखने में आपको कुछ इस तरह से लगेंगे, कैनिन टीथ आपको कुछ देखने के इस तरह से लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंसीजर कैनिन, क्या हमने बताया था, ICPM, मैंने PM को देखा, ICPM प्रीमोलर। प्रीमोलर टीथ का काम क्या होता है, प्रीमोलर ये फूड को, भोजन को चबाने में मदद करते हैं, चबाना। अनदर वन इज लास्ट प्रीमोलर जो टीथ होता है इसका जो शेप होता है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, च्यूइंग के लिए। लास्ट वन इज मोलर टीथ। इसका काम क्या होता है, च्यूइंग और ग्राइंडिंग, ये दोनों का काम करता है। सॉरी, ये आपका मोलर है, ठीक है। प्री मोलर कुछ इस तरह का होता है, तरह का कुछ टीथ होता है। अब इसमें भी हमने आपको ये बताया, ये जो दो टीथ होते हैं प्री मोलर एंड मोलर, ये इनको हम लोग चिक टीथ बोलते हैं, चिक टीथ। और इसमें भी जो मोलर टीथ होता है ये क्या होता है, ये बच्चों में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन चाइल्ड,
अब इसमें भी जो इंसीजर टीथ हो गया, क्या बच्चों में सबसे पहले आते हैं ये टीथ। ठीक है, तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको टीथ से संबंधित। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा टीथ किस वर्ष की आयु तक देखने को मिलते हैं। तो जो जस्ट ए सेकेंड, जो हमारा जो इंसीजर टीथ जो होता है ना, ये चूँकि बेबीज का फर्स्ट टीथ है, यानी सर्वप्रथम ये हमारे मतलब 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर ये दांतें आपको मतलब देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ कैनाइन। कैनाइन जो होता है ये 16वें से 12वें महीने के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और प्री मोलर टीथ जो होता है ये 10 से 12 साल तक ये देखने को मिलेंगी आपको। और लास्ट वन इज जो सबसे लेट जो हमारे मतलब हम हमारे मुख में आता है, दैट इज प्री मोलर, 17 से 25 साल। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी किशोर अवस्था पार करने के बाद, ठीक है, इनफैक्ट ये चीज़ आपको जवानी तक महसूस होती है जब भी हमने बोलता है कि अरे भैया उसके दांतों में दर्द हो रहा है, उसे नए दांत आ रहे हैं। तो नए दांत मतलब क्या, वो वही जो मोलर टीथ जो होते हैं, नए दांत नहीं रहते हैं, मतलब उनका जो अपना जगह होता है जहाँ पर वो अभी तक नहीं आए थे, वो वहीं पर वो आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि इसलिए जब ये दांत आते हैं हमें जवानी में तो हमें पेन भी होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारा हो गया टीथ के बारे में। अब जो टीथ जो हो गया, इसको ना हम लोग दूसरे कैटेगरी में भी बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो मतलब किस प्रकार से हमारे मतलब मुख में आते हैं, मुंह में आते हैं। जैसे कि इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक आपका हो जाता है इसमें डाइफायोडेंट, अनदर इज मोनोफायोडेंट। जैसे एक हो गया आपका डाइफायोडेंट, सेकेंड वन इज मोनोफायोडेंट, लास्ट वन इज पॉलीफायोडेंट। अब इसमें भी जो डाइफायोडेंट है, इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब दोबारा, यानी ये जो दांतें होती हैं ये दोबारा आती है, कम्स अगेन, यानी ये वो दांतें हैं जो टूटती हैं। प्रथम हम कहते हैं कि दूध के दांतें हमारे टूट गई, तो उसके बाद उसके जगह पर जो ये जो दांतें आती हैं वही दांतें क्या कहलाती हैं, डाइफायोडेंट। और ये सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं, मैक्सिमम नंबर। उसके बाद आता है मोनोफायोडेंट। मोनो मतलब क्या हो गया, सिंगल, वन टाइम। ठीक है, यानी ये दांत एक बार ही आपके लाइफ टाइम में आएंगे। और ये कौन सा होता है, मोलर टीथ, वन टाइम इन होल लाइफ टाइम। और इसका एग्जांपल क्या होता है, मोलर टीथ, क्योंकि मोलर टीथ क्या होता है, ये सबसे लेट में हमारे बॉडी में आता है। ठीक है, हमारे मुंह में आता है, दैट इज 17 से 25 साल के बीच में, और इस दौरान हमें दर्द भी होता है। पॉलीफायोडेंट ये बेसिकली जो ह्यूमन में नहीं पाए जाते हैं, यानी मानव में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको एनिमल में यानी पशुओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉलीफायोडेंट। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, एक सवाल पूछा गया है कि जो अपर जो पार्ट होता है, ठीक है, दांत जो हमारा जो ऊपरी ठुड्डी में जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिला, मैक्सिला। और लोअर पार्ट को बोलते हैं मैंडिला, मैंडिबल, MANDIBLE। तो ये हमारा हो गया पूरा टीथ के बारे में। और एक चीज़ टीथ से कुछ फैक्ट्स हम लोग याद रख लेते हैं, दैट इज, प्लीज लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, टीथ की जो भी पढ़ाई होती है, ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। ठीक है, ओडेंट का मतलब ही होता है आपका टीथ। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे ओडेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है डाइफायोडेंट में, मोनोफायोडेंट में। तो ओडेंट का मतलब होता है टीथ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, और हमारा जो भी सेल्स जो टीथ बनाने में मददगार साबित होता है, या फिर जिन सेल्स से, जिन कोशिकाओं से
सॉरी, जिन सेल से हमारे जो दांतें जो बनती है उन्हें हम लोग कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट्स। जिन सेल से हमारी दांतें बनती हैं उनको कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। टीथ से संबंधित और फैक्ट कुछ याद रख लीजिए कि 18 साल से पहले तक, बिलो 18 ईयर्स, हमारे पास लगभग 28 दांतें होती हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, जनरली 28 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, और 10 साल के बिलो तक कोई भी प्री मोलर टीथ हमारे अंदर नहीं होता है। जो हमारा जो टीथ जो बना होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है? फॉस्फोरस का। ठीक है, हमारा जो टीथ जो बना होता है ना, वो बना होता है आपका फॉस्फोरस। दूसरा, ये जो एलिफेंट टस्क जो होता है, ठीक है, एलिफेंट का जो हम सामने से 2 दांतें देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये कौन सी दांतें होती हैं? दीज आर कॉल्ड इंसीजर टीथ। ठीक है, इंसीजर टीथ। और उसका जो डेंटल फार्मूला जो होता है एलिफेंट का, दैट इज 1033/0033। आप यहाँ से भी आप सेम इसको 2 से इंटू करिए, आप इसको जो टोटल जो दांतों की संख्या निकाल सकते हैं, दैट इज 1 3 4 3 7 3 10 3 13 2 9 26। टोटल 26 टीथ होते हैं किसमें? एलिफेंट में। रैट्स के बारे में आपने कभी सुना होगा कि रैट्सों की आदत होती है सामानों को कुतरने की। तो ऐसा नहीं है कि वो स्वतः ऐसा करते हैं, ठीक है, उन्हें मतलब उनका निर्माण ही ऐसा हुआ है प्रकृति में कि वो ऐसा यदि नहीं करेंगे तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो एनिमल जो होता है ना, ठीक है, उनका जो टीथ होता है वो लगातार ग्रो करते रहता है, उनकी जो दांतें हैं तो निरंतर बढ़ती रहती है, जिसके कारण उनके दांतों में, उनके एनिमल में लगातार उन्हें खुजली होती है। तो उन्हीं खुजली को वो शांत करने के लिए, या फिर उनकी दांतें उनके मुंह के शेप में ही बनी रहे, इसीलिए वो कुछ ना कुछ कुतरना प्रयास करते हैं, जिससे कि वो चीज़ें कटते रहती हैं, वो क्षय होती रहती हैं। ठीक है, और जिसके कारण रैट्स जो हैं एकमात्र एनिमल है, वनली एनिमल, जो कि अपना एनिमल को रिप्लेस करते रहता है। वनली एनिमल जो कि एनिमल को रिप्लेस करता है। और टीथ में और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, टीथ में यदि कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सर्वाधिक जो पाया जाता है दैट इज़ मिनरल्स। अबाउट 95% इसमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसमें 4% तो आपका पानी मिलेगा यानी वाटर, और 1% इसमें क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन। और दांतों का हमारे जो बचाव जो मुहैया करवाता है, कौन करवाता है? दैट इज़ फ्लोरीन। फ्लोरीन प्रोटेक्ट्स आवर टीथ। और दांतें, और एक सवाल अक्सर एसएससी पूछता है कि दांत किस चीज़ के बने होते हैं, तो दैट इज ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, CaPO4 का बना होता है। तो ये हमारा हो गया पूरा दांत के बारे में। ठीक है, और एक कुछ फैक्ट्स हैं जो कि पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, दैट इज स्नेक के दांतों को क्या बोलते हैं? तो दैट इज एक्रोडेंट। ठीक है, फ्रॉग यानी मेढक या फिर मछली के दांतों को हम लोग बोलते हैं होमोडेंट।
रैबिट बोले तो खरगोश को बोलते हैं थिकोडेंट। लास्ट वन इज लिजार्ड यानी छिपकली के दांतों को बोलते हैं प्लूरोडेंट। ठीक है, ये चूंकि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है इसलिए हमने आपको इसको यहाँ पर आपके सामने रख दिया। और जो हमारी जो दांतें होती हैं, ठीक है, जो फर्स्ट 2 लाइन ऑफ टीथ जो होती है ना, फर्स्ट 2 लाइन वो डाइफायोडेंट होते हैं। यानी वो टूटते हैं फिर से आते हैं। लेकिन जो लास्ट वन जो होता है हमारा, जो लास्ट वन जो कि हमारा प्रीमोलर होता है, वो क्या होता है? वो होता है मोनोफायोडेंट, जो एक ही बार आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीथ। ठीक है, यहीं तक हम आज क्लास को समापन करेंगे। ठीक है, और ताकि अगले क्लास में हम लोग माउथ से जो अगला जो पार्ट है, ठीक है, जैसे एसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन को लुकआउट करेंगे। ठीक है, स्टोमक है अभी ये मतलब और एक क्लास तो कम से कम ये लेगा ही हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।